नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रेंडियर आइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं आज बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है कि एचएस ने अपना एचएस का नोटिफिकेशन आ गया है। एचपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2021 का नोटिफिकेशन। पूरी डिस्कस इसके बारे में करेंगे और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, फ्रेंडियर आईएएस आपकी कैसे मदद कर सकता है, कौन सा स्टडी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या खास बात है, वो सारी जानकारी हम इस प्रेजेंटेशन में लेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको दूंगा गाइडेंस से रिलेटेड, तो आप देखते रहिए। ये आपको नोटिफिकेशन जो 26 फरवरी को रिलीज हुआ है वो आपको एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा baljeetdhaka.com, जो कि फ्रेंडियर आईएएस की वेबसाइट है। ये जब नोटिफिकेशन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा काफ़ी एक लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी और वो क्या है इस प्रेजेंटेशन में हम डिटेल से उसके बारे में जानकारी लेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है? 26 फरवरी को पब्लिश हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप फॉर्म कब से भर सकते हैं? आप फॉर्म भर सकते हैं 3 मार्च से। आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं? आप फॉर्म भर सकते हैं 2 अप्रैल से। क्या भर सकते हैं? 2 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब लगभग 1 महीने का आपके पास समय है फॉर्म भरने का। उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि एग्जाम कब होगा, वो भी पूरी डिस्कस करेंगे। आखिर में बीच में आएगा कि एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स का कब होगा, मेंस का कब होगा। अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे दिया गया है, डेट नहीं है लेकिन महीना आपको बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ क्या खास बात है इस पूरे नोटिफिकेशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं और जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज देखिए, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ये क्या बोला जा रहा है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पहले इंश्योर कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि बाद में आपके दिमाग में कुछ और धारणा हो और एचपीएससी ने जो बताया है कि ये एलिजिबिलिटी है वो कुछ और हो। तो इसलिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भरना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट है वो कब तक हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी अपने आप को निर्धारित कर लें, अपने आप को देख लें कि आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसे एज से रिलेटेड है, तो हम लोग आगे भी इस पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू अप्लाई, देखो इस वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है, इस वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, एक तो क्या है कि नंबर इनका भी दिया हुआ है एचपीएससी वालों का, लेकिन आप हमसे भी मदद ले सकते हैं, हमारी टीम भी, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी बड़ी होती है और उनको तजुर्बा भी होता है। अलग अलग टाइप के बच्चे क्वेरी पूछते हैं तो एक हमें भी आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि इन बच्चों को किस तरह से दिक्कत आई और उन्होंने उसको कैसे सोल्व किया। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि हम अथॉरिटी नहीं है लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं। अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी तो एचपीएससी है। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे आप जानते हैं आपको लास्ट डेट तक ज़्यादा वेट करना नहीं चाहिए ताकि आपका फॉर्म रह ना जाए, ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है। पिछली बार अगर 1,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, इस बार 2.5 से 3 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरेंगे। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 156, पहले 140 के आसपास की संभावना थी, 145 एक जो नोटिफिकेशन इंटरनल नोटिफिकेशन था, लेकिन एक्चुअल में कुछ बढ़ा दी गई है। लेकिन एसडीएम में वैकेंसी उतनी है, 48 वैकेंसी। तो 48 वैकेंसी एसडीएम के लिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, आगे देखेंगे वो भी, ठीक है। इनका नंबर क्या है एचपीएससी की वेबसाइट का? एचपीएससी का वेबसाइट का नंबर है वो ये वाला नंबर है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 48 वैकेंसी है, वो एसडीएम की वैकेंसी है। हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो एसडीएम की पोस्ट होती है। वो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी कितनी है, दूसरी कैटेगरी कितनी है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी 4 है, वो आप थोड़ा देख सकते हैं। जो उसके बाद आती है डीएसपी की वैकेंसी है 07, मतलब 7 वैकेंसी डीएसपी की है। ईटीओ की 14 वैकेंसी है, डीएफएससी की 05 मतलब 5 वैकेंसी है, तहसीलदार की 4 वैकेंसी है, एआरसीएस की 1 है, बीडीपीओ की 46 वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 156 वैकेंसी, 83 जनरल कैटेगरी की, बाकी आप कैटेगरी के अनुसार अपना अपना देख सकते हैं। जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी हुई है उसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आप देख सकते हैं, जैसे डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर,
वो सारा आप नज़र दौड़ा लीजिए अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो जानने की। लेकिन ये इसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एचएस की तैयारी करना और एचएस के फॉर्म भरना। आगे देखिए क्या है, यहां पे दिया हुआ है कि जो हर कैटेगरी में वैकेंसी दी हुई है वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको रूल्स वगैरह पढ़ने हैं, सर्विस रूल वगैरह पढ़ने हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल सर्विस रूल से रिलेटेड दी गई है अगर आपको जानना है तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों में आपको अब टाइम खराब नहीं करना चाहिए, आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 मिनट में, वो काफ़ी आपके मोर देन सफिशिएंट समझने के लिए। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये 3 स्टेज में एग्जाम होगा। अब ये आ जाता है कि प्रीलिम्स कब होगा, मई जून में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में 1 महीने का टाइम तो क्या है फॉर्म भरने का। उसके बाद मार्च में जो फॉर्म भरा जाएगा अप्रैल तक है, मतलब मार्च के एंड तक है, तो आपके पास अप्रैल महीना होगा, मार्च का महीना भी तैयारी करने के लिए, और हो सकता है 15 तारीख के बाद में हो या जून में एग्जाम हो, तो कम से कम आपके पास 2.5 से 3.5 महीने का टाइम है। मोटे तौर पे आपके पास में 3 महीने का टाइम है। इस दौरान आपको अपनी कोई भी कमी छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात यह है कि जून, जुलाई, अगस्त में ही मेंस का एग्जाम हो जाएगा। इसलिए प्रीलिम्स के साथ साथ में आपको जब जब टाइम मिलता है मेंस को इंटीग्रेट कर लीजिए। मेंस अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, जिन्होंने अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की हुई है, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इसका फायदा ऑलरेडी मिल रहा होगा। क्योंकि अगर आप साथ में तैयारी नहीं करेंगे तो 1 महीने में, जून में एग्जाम हो जाता है तो जुलाई होगा और अगस्त, 1 या 1.5 महीने में आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखना है। तो 4 सब्जेक्ट का और उसकी प्रैक्टिस बेस होता है वो लिख कर देखने वाला, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा। और सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता। प्रीलिम्स के बाद में रिजल्ट में भी हो सकता है 10-15 दिन या 20 दिन का समय लगे, तो कई बच्चे उसमें भी वेट कर देते हैं, टाइम खराब कर देते हैं, तो उसका भी वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब कम समय है, आपको धुआंधार तैयारी करनी है। अब ये नहीं कंटेंट ढूंढने में टाइम लगा दो, आपको यूज करना है। तो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पे सेंटर्स होंगे, ये सेंटर्स है बाद में नोटिफाई होंगे, लेकिन आमतौर पे हरियाणा में होते हैं, सेंटर चेंज नहीं किए जा सकते, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये भी देख लेते हैं। मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मैं नोटिफिकेशन आपके सामने सारा रख रहा हूँ, जिससे कि कोई चीज़ आपकी छूट न जाए। पता चला कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने छोड़ दी और सिर्फ फॉर्म भर दिया, तो इसलिए 15-20 मिनट आप जरूर दे सकते हैं इस पर। जनरल स्टडी का पेपर होगा और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, मतलब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जैसे मेरा आपका पहले भी वीडियो देखा होगा आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो देख लिया तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है। 100 मार्क्स और 100 मार्क्स, सीसेट 100 मार्क्स का और जीएस 100 मार्क्स का। इसके बाद दोनों जो पेपर है ना वो 2-2 घंटे के होंगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और दूसरा पेपर जो सीसेट वाला क्वालिफाइंग है 33% नंबर, पहले पेपर ही मेरिट के लिए काउंट किया जाएगा। जितने कैंडिडेट है, देखिए यहाँ पे 12 गुना, 15 गुना नहीं है, 12 गुना कैंडिडेट है। जितनी वैकेंसी है 156 वैकेंसी का 12 गुना कर लीजिए, इतने कैंडिडेट है मेंस में जाएंगे। और कौन जाएंगे, जिसने कि जीएस में अच्छा स्कोर किया। इसलिए जीएस कम से कम 20-25-30 हजार क्वेश्चन आपको पता, आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं सिलेबस के बाद में। अब देखिए यहां पे candidate who are declared by the commission to have qualified for the admission to the main examination will have to submit their scanned document certificate in support of date, birth, category, etc. and education qualification online after declaration of the result of prelims examination. क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है? इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि आपको प्रीलिम्स का जब आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी आप जो एचएस का फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। डॉक्यूमेंट कब चाहिएगा? डॉक्यूमेंट चाहिएगा जब आप मेंस के फॉर्म भरेंगे। अब मेंस में क्या क्या है, सिलेबस आपको हमने पहले भी बता दिया, आप इस वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, जो जीएस का सिलेबस होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, ये प्रीलिम्स का सिलेबस होता है जीएस का। और जो सीसेट का सिलेबस होता है वो होता है मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे देखिए मेंस का जो सवाल होता है, मेंस का पेपर होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, लिखने वाला होता है। एक पेपर 3 घंटे का होता है, 4 पेपर होंगे, 12 घंटे का आपको एग्जाम देना है। 600 नंबर का होता है। इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का, हिंदी का पेपर 100 नंबर का, जीएस का 200 नंबर का, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है 200। कई बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कितने सब्जेक्ट है।
तो एक ही सब्जेक्ट है, ये फाइनल नोटिफिकेशन में अब आ भी गया है। हमने पहले भी आपको बताया 29 ऑनलाइन सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको एक लेना, ये लिस्ट दी है, नोटिफिकेशन में लिस्ट कुछ जारी हो चुकी है, पहले भी बताया था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सा आप ले सकते हैं, जहाँ पे कि इजीली स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज अवेलेबल भी हो, वो भी एक कॉर्नर आपको देख लेना चाहिए। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ऑप्ट सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट ऑफ अबाउट 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक ले लेना है, जो 29 की लिस्ट दी है 29 की, उसमें से, ठीक है। और एक चीज और बता दीजिए और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। दे वांट टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, उसी टाइम ही आपको बता देना कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, और ये बाद में चेंज नहीं होगा। ये लिखा हुआ कि बाद में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मेंस के टाइम में नहीं, प्रीलिम्स के टाइम में, भरते टाइम में अभी आप फॉर्म भरो, सोच समझ कर आप भरो, ठीक है। हमारी टीम से कंसल्ट भी कर सकते हो कि आप कौन सा भरना चाहते हैं, तो कहीं कहीं वो इनपुट दे देंगे एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है। कई अलग अलग थ्योरी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पिछले साल जिसके ज़्यादा नंबर आए थे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो आधार मान लेते हैं, तो वो टीचर पे डिपेंड हो सकता है, वो टीचर ही चेंज हो जाए। तो ये आधार नहीं हो सकता, आपका लार्जर पिक्चर देखनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट विद देयर कोर्स। अच्छा, जब आप ये फॉर्म भर रहे हो तो जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट है, एक ऑप्शनल होता है, तो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसका कोड दे दिया गया सब्जेक्ट के 30, 31, 32। आपको फॉर्म भरने में हमारी टीम मदद कर सकती है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे 1-2 बंदा इस तरह का बिठा दिया जाए जो आपको फॉर्म भरने में मदद करे। आपको ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि आप कैफे में जाकर फॉर्म भरवा लेते हैं, एचएस जैसा बड़ा फॉर्म, और वो अपनी ईमेल आईडी डाल देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा रिजल्ट आएगा फिर बाद में, या अपना फ़ोन नंबर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका अपना खुद का फ़ोन नंबर हो, खुद की ईमेल आईडी हो, ताकि आपके पास ही इन्फॉर्मेशन आए। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह संभाल कर रखना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो भूल ही जाते हैं। तो आपकी ईमेल में, आपके एसएमएस में ये होनी चाहिए कि आपके पास ही आए, और वो स्टोर करके आप जरूर रखें, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको जो ध्यान में रखनी है। मेन रिटन एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर। अच्छा, ये जो पेपर होंगे चारों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कन्वेंशनल टाइप, ऐसे टाइप होंगे, लिखने वाले होंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं आगे। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि जो पेपर आप हिंदी में, हिंदी वाला पेपर तो आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही लिखेंगे। जो जनरल स्टडी का है और ऑप्शनल पेपर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जनरल स्टडी और ऑप्शनल पेपर है, या तो आप हिंदी में दीजिए या आप इंग्लिश में दीजिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा पेपर हिंदी में दे दिया और आधा इंग्लिश में दे दिया, या एक पेपर हिंदी में दे दिया दूसरा इंग्लिश में दे दिया। आपको जो बाकी के पेपर है ना, वो सिलेक्ट करने कि किस में देना चाहते हो। इस बात का, इस पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए अननेसेसरी, कि पता चले आप हिंदी में, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में फिर दीजिए, इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए। लेकिन ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको छोड़ दें और कंफर्टेबल न हो उसको पकड़ लें। मेन रिटन एग्जामिनेशन shall comprise of 4 papers of conventional essay type which shall be of 3 hours duration। 3 घंटे के पेपर होंगे, एक पेपर। ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश में नहीं दे सकते। ये पूरा पैराग्राफ जरूर देख सकते हैं आप। इसके अलावा कोई खास जानकारी नहीं है। ये कुछ एक जानकारी इस तरह से है कि टोटल आपको 45% स्कोर करना है, ठीक है, ताकि अगले में पहुंचा। तो ये इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, 45% तो सबके ऊपर आएंगे, लेकिन ये मिनिमम है कि इंग्लिश और हिंदी में 33% जरूर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी में फेल हो गए या इंग्लिश में फेल हो गए, फिर फायदा नहीं है। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू ब्रिंग एंड यूज कैलकुलेटर इन एग्जामिनेशन हॉल फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन। आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए, नहीं ले जाना है वहाँ पे। सिंपल सी बात है, आगे इस पर कुछ करने की बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है, आगे चल लेते हैं। इंटरव्यू होगा, देखो मेंस का एग्जाम था 600 का, 4 पेपर का। उसके बाद 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, मेंटल अलर्टनेस है, आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा आंसर देते हो, उस पर डिपेंड करेगा, न कि आपका बहुत डीप में नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है और आमतौर पे ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। तो इंटरव्यू बहुत नॉर्मल सा ही होता है, कोई बड़ा हाई फाई नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि आमतौर पे 38 से लेकर 53 के बीच में, 75 में सभी को दे दिए जाते हैं। तो ये एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि मेंस का स्कोर बहुत अच्छा करना है। ये बाद की बात है, पहले मेंस का स्कोर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू दोनों का स्कोर काउंट होता है।
मेंस और इंटरव्यू दोनों का स्कोर काउंट होता है फाइनल मेरिट के लिए, जिसमें कि आपको पता चला डीएसपी बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। प्रीलिम्स का स्कोर काउंट नहीं होगा फाइनल मेरिट के लिए। प्रीलिम्स का स्कोर किस पर्पज के लिए काउंट होता है? मेंस में आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो यहां पे आ जाता है एक्सरसाइजिंग और प्रेफरेंस। अब एक बात है कि मान लो, पहली बात तो क्या है कि आपको अपनी प्रेफरेंस देनी कि आपको बनना क्या है, लेकिन आपने प्रेफरेंस नहीं दी फॉर्म भरते टाइम में, तो फिर वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको इस ऑर्डर में रखा जाएगा। मान लो एसडीएम की वैकेंसी भर गई है, तो आपको फिर डिप्टी डीएसपी में नंबर आएगा, फिर उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मतलब ईटीओ में नंबर आएगा। ऐसा करके ये हायरकी बना रखी है उन्होंने अपनी तरफ से, और उसके अनुसार ये फॉर्म भरेंगे। कहने का मतलब है कि जो तहसीलदार, मान लो आप तहसीलदार बनना चाहते हैं जैसे ये, तो आप तहसीलदार के भर दीजिए। आपको लगता है कि मैं डीएसपी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तहसीलदार भरना चाहता हूँ, तो पहले ये रख लीजिए और दूसरे बात ये रख लीजिए। लेकिन अगर आपने ये नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, तो आपको फिर इस हिसाब से काउंट कर लिया जाएगा। ये देखो, इस हिसाब से काउंट कर लिया गया। फिर आगे आ जाता है जो काम की चीज है वो बता देता हूँ। एज का जहां तक सवाल है, देखो पहले 21 से 42 था, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा चेंज नजर आ रहा है, 18 से 42 साल। तो 18 में क्या ग्रेजुएशन हो जाती है? क्यों ग्रेजुएशन चाहिए? पहले हो जाती थी, आज के टाइम में जो एलकेजी यूकेजी ये दुनिया भर की चीजें बन गई है पहली क्लास से पहले ही, तो उसकी वजह से 21-22 साल में ग्रेजुएशन होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने 18 साल दे रखी है। 18 साल किस वजह से दी है? एसएससी में, सीजीएल वगैरह फॉर्म में 18 साल होती है, लेकिन बाकी जगह पे आमतौर पे किसी होती है। लेकिन जो दिया हुआ है मैं तो उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। बाकी आप सर्विस रूल देख सकते हैं, पीछे डिस्कशन की थी हमने, सर्विस रूल आपको कहाँ मिलेगी। यहाँ पे जो एज काउंट होगी वो 1/1/2021 से 18 से 42 साल के बीच में 1/1/2021 तक आपकी एज होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। और जो डीएसपी की पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज है वो 27 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब बात आती है कि अगर कोई मान लो 45 साल का है कि क्या वो अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है अगर उसकी कोई कैटेगरी है तो ये कैटेगरी आपके सामने दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अनमेरिड है, कभी शादी नहीं की है, तो उसको 47 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप वो देख सकते हैं। मैं इस पे इतने डिटेल में इस फॉर्म में नहीं जा रहा, इस प्रेजेंटेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, अब आ जाता है कि अगर डीएसपी बनना है तो महिलाओं और पुरुषों की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। ये मेल की 5 फुट और 7 इंच और महिला की 5 फुट और 2 इंच ये हाइट है। बाकियों के लिए कुछ नहीं है फिजिकल कंडीशन। अगर कोई चश्मा लगाता है या कोई और दिक्कत है, कोई एक आंख से देख पाता है, दूसरी आंख से नहीं देख पाता, ये सब चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर वाली पोस्ट है, ये कोई भागने दौड़ने वाली पोस्ट नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या बाकी जो सर्टिफिकेट है उस वो 2/4/2021 से पहले हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए। अगर किसी का नहीं है, बनवाना चाहता है या तो वो फटाफट बनवा ले। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री भी कब तक होनी चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन कब तक होनी चाहिए? 2/4/2021। तो ये 2 अप्रैल है जो कि फॉर्म भरने की आखिरी दिन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में ही सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे बिना एजुकेशन वाले हो, वो काउंट होंगे आपके। एप्लीकेशन फीस क्या है वो आपके सामने है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 1000 रुपये लगेंगे, और फीमेल कैंडिडेट है तो 250 लगेंगे। इसके अलावा कुछ कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अप्लाई कहाँ पे करना है? ये वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर एचपीएससी की आपको इस तरह से लिंक नजर आएगा 3 मार्च के बाद में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले सोच समझ लीजिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी ना आंसर राइटिंग की। रिगार्डिंग टू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाई करे। अगर किसी ने बॉन्ड भर रखा है तो वो परमिशन ले ले, वहाँ पे बॉन्ड भर रखा है तो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा भर सकते हैं। अब चलते हैं, अगर आपको बहुत सारी गाइडेंस चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, baljeedhaka.com, या फ्रंटियर राइज की वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर एचएस का यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी गाइडेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ये भी देख सकते हैं आपने।
इसके अलावा बीच बीच में बनाता रहता हूँ ये प्रीलिम्स का सिलेबस, मैं आपको बता रहा हूँ आसान भाषा में। वहाँ जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे जो एचपीसी की साइट पे आपको कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल आपको इस भाषा में देखना चाहिए इसको। और ऐसे सीसेट इस भाषा में देखना चाहिए आपको, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। जो आमतौर पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं अब आज के टाइम में, वो एक तो अननेसेसरी ये चीज़ें ढूंढने में लगा देंगे। आपका काम है पढ़ाई करना है, R&D नहीं करना कि ये किताब अच्छी वो बुरी, ये अच्छी ये बुरी, ये इस तरह की ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद क्या है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में टाइम वेस्टेज बहुत होता है, आना जाना, फिर वहाँ पे तमाशेबाजी, मतलब आपका टाइम जहाँ जहाँ बच सकता है आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आपको जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पहले भी मैंने बोला था कि जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी टाइम है। कई बच्चे फिर एडमिट कार्ड का वेट करेंगे, तो इनका अंत नहीं है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इतना ही ठीक रहेगा। हरियाणा जी को आपको मैक्सिमम 7 डेज देना चाहिए। हमारी किताब भी आ रही है, जो बच्चे हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको किताब दे देंगे वो, तो वो 3-4 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। 47 चैप्टर है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है, तो मोर देन सफिशिएंट है, डिटेल में है। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वैसे 5-6 नंबर से आना है। आपको ये देखना है कि जो यूपीएससी कैंडिडेट है वो भी आपके कॉम्पिटिटर है, जो इन्होंने पहले भी दिया था वो भी आपके कॉम्पिटिटर है, तो इस बार घमासान तगड़े होने वाला है। आपको पूरा फोकस रखना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन होता है यूट्यूब से, फेसबुक से, इन तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, टाइम खराब भी होता है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अननेसेसरी आप हिंदी मीडियम पे बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा फोकस नहीं करें। इंग्लिश की चीज़ें आपको ज़रूरत से ज़्यादा सीखनी चाहिए। अब हालांकि कई चीज़ें होती है जैसे कि इकोनॉमिक्स हुई या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हुई, ये ज़्यादा आसान भी पड़ जाती है। और इंटीग्रेट कर लेना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम को। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेल, अच्छा ये मैंने सारी डिटेल आपको बताई दी है पहले ही। अच्छा, अब आ जाता है किताबें। अगर आपको फिर भी किताब खरीद कर पढ़नी है तो ये वाली किताबें पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी, माजिद हुसैन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ माजिद हुसैन, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। देखो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए यहाँ ये एक चीज मैं बताऊं कि 100 नंबर का अगर टेस्ट है तो 50 तो लगभग सभी के आ जाते हैं। जैसे 50 ऊपर स्कोर करते हैं मुश्किल हो जाता है। जितना आपको 50 से 60 करने में, 1 से 50 करने में स्कोर जोर लगा, उतना 50 से 60 करने में जोर लगेगा। फिर उसके बाद में 60 से 62 करने में जितना अभी जोर लगा, इतना वाला 1 से 60 वाला, उतना ही अपना स्कोर बढ़ाने में जोर लगेगा। तो ऊपर एक एक नंबर बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। 70 प्लस स्कोर करना बहुत टफ हो जाता है। एक नंबर बढ़ाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है। तो ये जरूर देख लें, कहीं सोचे कि नॉर्मल सा लेवल नॉलेज लेकर आपको लगे कि ज़्यादा फर्क नहीं है, उसके 70 आ रहे, मेरे तो 50 आ ही रहे हैं, मैंने तो थोड़ी पढ़ाई की उसके बावजूद मेरे 50 आ रहे हैं। शायद आप भूल गए कि 50 से 70 पहुंचेगा तो पता चलेगा, ये जो थोड़ी पढ़ाई है ना वो कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री में R.S. शर्मा, मिडिवल इंडिया, वस्ती चंद्र, मॉडर्न हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उसको आप रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी कर सकते हैं, रमेश सिंह इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडियन पॉलिटी, एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत, डी बसु, पीआरएस, ये आप देख सकते हैं। जनरल साइंस की आपको एनसीईआरटी और +2 तक की कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। एमसीक्यू ज़्यादा करना चाहिए। एसएससी रेलवे के एमसीक्यू काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। सीसेट के लिए कोई भी आप अर्थमेटिक की किताब, एडवांस मैथ की एसएससी वाली ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। एसएससी वाली किताबें ही आपको बेस्ट सूट कर सकती है। इसमें रीजनिंग की आप कोई किताब ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कोई ले सकते हैं, या आप पीछे के जो आए हुए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको किताबें इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, फ्रंटियर आईएएस के साथ एसोसिएटेड है, फॉलो करना चाहते हैं, न सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी शुरू से लेकर फॉर्म भरवाने से लेकर, क्या फॉर्म भरवाने से लेकर जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, हम आपके साथ होंगे। स्टडी मटेरियल, गाइडेंस सबके साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, एमसीक्यू के साथ में, क्विज के साथ में। तो देखिए कंप्लीट हमने एक फीचर ऐड किया है। क्या फीचर है? पहले ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे। अब क्या है कि साथ में जब एक फॉर्म आ चुका है तो हम लोग प्रिंटेड फॉर्मेट में, क्योंकि अब हम जो कंटेंट है उसको अपडेट करने में 1 हफ्ते में अपडेट कर देंगे जहां जहां जरूरत है। क्योंकि बार बार अपडेट करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, और प्रिंट करवा दिया तो फिर अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। अब हम फटाफट 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो हमारा कंटेंट है, जहां पे पुरानी चीजें, उसको फटाफट चेंज कर दिया जाएगा, मतलब अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, वो क्यों फाइनल हो चुका है, तो फिर उसमें ओल्ड या पुरानी चीजें रहने की संभावना नहीं होती। मतलब कॉस्ट को मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो क्या है, सारा का सारा कंटेंट आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे सीक्वेंस में मिलेगा, जैसे इस वीक ये चला गया आपके पास, इस वीक ये चला गया,
जो हमारा शेड्यूल है डे वाइज शेड्यूल, उस डे वाइज शेड्यूल के मुताबिक आपको 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल अपडेट करिए, क्योंकि इसलिए टाइम ले रहे हैं ना कि अपडेट करेंगे साथ साथ में, तो अपडेट करके पूरा आपको मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, आप ज्यादा रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी पढ़िए आप, ऑनलाइन भी मिला हुआ है। अच्छा, ऑनलाइन भी देखो हर चैप्टर के अलग अलग वीडियो पीडीएफ वगैरह होते हैं, उसको भी हम लोग ई बुक में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि अगर आपको मान लो कि वीडियो नहीं देखना है तो आप पीडीएफ ई बुक का सहारा लेकर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हैं। जल्दी कवर करने के लिए हमने 3-4 टूल अपना दिए हैं। एक क्या है कि आपको प्रिंटेड मटेरियल दे दिया जाएगा जो कि शेड्यूल के मुताबिक होगा। दूसरा क्या है, आपको ई बुक का एक अलग से वर्जन मिल जाएगा, और साथ में पीडीएफ और वीडियो तो है ही है। तो वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, टेस्ट दीजिए, क्विज दीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, साथ में प्रिंटेड मटेरियल भी है, आपको कोई कमी नहीं आएगी और कोई किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में ये पहुंचा दिया जाएगा। अब ये स्टडी, ये सारा हिस्ट्री का कंटेंट, ज्योग्राफी का कंटेंट, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, हरियाणा जीके का, करंट अफेयर्स का, मैथ का, रीजनिंग का, कॉम्प्रीहेंशन का, फिर उसके बाद में मेंस के सब्जेक्ट का, जीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, इसमें ऑप्शनल का प्रिंटेड कंटेंट शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज़, और अब 50,000 में आपको हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जा रहा है। अगर आप वैसे भी कोई चीज़ खरीदेंगे तो ये ज़्यादा महंगी पड़ जाएगा, मतलब अलग अलग आपको और भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। मार्केट में किताबें भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी, किताबों में टेस्ट सीरीज नहीं होती। यहाँ पे 71 टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा है। 20,000 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा क्या है कि आपको इस डे वाइज वाला कंटेंट ये भी दिया जा रहा है और वीडियो भी दिए जा रहे हैं। तो हाईली एक बहुत ही सस्ते में पूरा कोर्स है और सारे फीचर इसमें शामिल है, ठीक है। 50% है, ठीक है। इस पर डिस्काउंट है 1 मार्च तक, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है। मुझे लगता है कि इससे आपका टाइम खराब नहीं होगा। ऑफलाइन कोचिंग आने जाने में टाइम खराब होता था, कभी बैच बन गया, कभी बंद हो गया, कभी चालू हो गया, कभी इंट्रोडक्शन हो रहा है, कभी टीचर चेंज हो रहा है, तब तक आपका ये टाइम निकल जाएगा। तो ऑनलाइन में सारा कंटेंट ऑलरेडी 2-3 साल की मेहनत से R&D करके डेवलप किया हुआ है। आपका काम, हम आपको टेस्ट पोर्टल यहीं पे वो साइट पे रख देंगे, जिसकी वजह से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हैं, किताब में क्या होता है आपको पता नहीं चलता कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वहाँ तो आपको सारा एनालिटिक्स आएगा कि आपने कितना अच्छा किया, सामने वाले ने कितना अच्छा किया, उसने दूसरे ने कितना अच्छा किया, आपकी कौन सी वीकनेस है। 100 नंबर का टेस्ट देने, उसमें हिस्ट्री में ज़्यादा वीक है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो पूरा सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके दे देता है। इससे आप बहुत करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं समय रहते हुए। तो ये वाली जो फैसिलिटी सारी है वो हम इसमें आपको देंगे। इस तरह से आपको डे वाइज शेड्यूल नजर आएगा आपका डैशबोर्ड पे। ये सारा जो कंटेंट आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगा इस पर्टिकुलर बैच में। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया जिसमें वो फीचर नहीं था, प्रिंटेड का फीचर नहीं था, ठीक है, तो क्या हुआ, वो अलग से हमारी टीम से बात कर ले और वो थोड़ा प्राइस देकर प्रिंटेड कंटेंट है वो ले ले, अगर उनको चाहिए तो। वरना जो थोड़ा आईटी में अच्छा है, ई बुक से पढ़ना चाहता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेना चाहता है तो ये ऑप्शन हम लोग देंगे, ठीक है। तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको प्रिंटेड फॉर्मेट में, मतलब कि घर में किताब टाइप में रखकर पढ़ने की नोट्स फॉर्मेट में आदत है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फीचर को, ठीक है। तो इसमें ये फीचर है, हाँ ये जरूर है कि इसमें ऑप्शनल वाला फीचर नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान में रखें, ये कंटेंट में प्रिंटेड में ऑप्शनल का फीचर नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत आ सकती है फिर। और अभी हमारा फोकस है वो प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके ऊपर इतना नहीं है, ठीक है। हालांकि हम लोग ऑनलाइन में जो कंटेंट है उसका वीडियो वगैरह वो जरूर दे देंगे, जो हम 4 सब्जेक्ट करवाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशलॉजी। अब आता है कि अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, वरना ये जो कि हाईली रिकमेंडेड आप ये कीजिए। 28 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, डे वाइज शेड्यूल, सारा शेड्यूल आपको इमीडिएटली दे दिया जाएगा, ताकि आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, शेड्यूल को फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं। बस ये है कि हमें जो शेड्यूल के मुताबिक कंटेंट को अपडेट करेंगे, क्योंकि अब हम प्रिंटेड फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो इसका मतलब पहले कुछ ओल्ड चीज़ें होंगी उसको हम चेंज करेंगे, तभी तो प्रिंट आउट ले रहे हैं ना। वरना पहले दे दिया जाता प्रिंट आउट, उसमें कुछ पुरानी चीज़ें होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता फिर। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में सारा अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर ज्वाइन करना है।
वेबसाइट पे पहला ही आपको नजर आएगा वो आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वरना आप जाओगे आप वेबसाइट पे तो यहीं पे नजर आ जाएगा। इसमें ये नहीं होगा, इस तरह का कोई और नजर आएगा। ये ओल्ड स्लाइड मैंने ले ली है। यहाँ पे आपको नजर आएगा उसका प्राइस 15,000 रुपए नजर आएगा, डिस्काउंटेड प्राइस, और लिखा होगा साथ में प्रिंटेड कंटेंट, ऑनलाइन कोर्स विद प्रिंटेड कंटेंट लिखा हुआ होगा, वो वाला आपको ज्वाइन करना है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, जिसमें प्रिंटेड कंटेंट नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, प्रिंटेड कंटेंट नहीं मिलेगा, जो हमारा पहला प्रोडक्ट था। लेकिन क्योंकि अब अपडेटेड करके हम भेज सकते हैं, अब नोटिफिकेशन आ चुका है, अपडेशन का हमारे पास टाइम है, 1 हफ्ते में सारा कंटेंट को अपडेट कर दिया जाएगा। तो वो आप जरूर जो आपको फीचर लगे ठीक वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इस नंबर पे हमें, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है, बात कर सकते हैं। फॉर्म भरने से रिलेटेड और इंटरव्यू की स्टेज तक हम आपके साथ में पूरी तरह से होंगे। एचएस में आपको बेस्ट सर्विस या बेस्ट कंटेंट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।